सभी विधि के विद्यार्थियों को डॉक्टर राजेश खतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज भीलवाड़ा की तरफ से पुनः स्वागत है। आज जो हमारा क्वेश्चंस, जो हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से विंडफील्ड को परिभाषित करेंगे कि विंडफील्ड ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में अपने क्या विचार रखे और अपनी जो बातें उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बताई वह क्या थी और कैसे विंडफील्ड की थ्योरी सामान्य से उसको अलग करती है। देखिए, आपको हर सब्जेक्ट में हम जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में समझाया कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सेकंड चैप्टर में आपको मैंने लॉ की डेफिनेशंस बताई। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में पूरा विवरण दिया और सामान्य की डेफिनेशन और पीजनहॉल थ्योरी के बारे में बताया। और आज जो नया चैप्टर है उसमें हम विंडफील्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, सामान्य और विंडफील्ड को लॉ ऑफ टॉर्ट्स का फादर कह दो, प्रणेता कह दो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में जो सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन जो किया है वो इन दोनों विद्वानों ने किया है। तो जो विंडफील्ड थे वह नई थ्योरी के, नई जनरेशन के, नई सोच के एक उच्च कोटि के विचारक थे। उनका मानना यह था कि सामान्य ने जो थ्योरी बताई है, पीजनहॉल थ्योरी, वो आज के समय में फॉरफिट नहीं बैठती है। तो वो थ्योरी आज के समय के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो उन्होंने एक बात कहा कि लॉ ऑफ जो टॉर्ट्स है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं है, यानी अपकृत्यों की विधि नहीं है, यह अकृत्य की विधि है। देखिए, सामान्य ने कहा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, TORTS। विंडफील्ड ने कहा लॉ ऑफ टॉर्ट, TORT। ये आज के अनुकूल की विधि है। नई नई समय है, नई परिस्थितियां हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए कृत्य बढ़ते जा रहे हैं, तो अपराधों की संख्या भी कंटिन्यूटी बढ़ती जा रही है। और इस तरह यदि हमने इसको अपकृत्य की श्रेणी में अगर शामिल नहीं किया तो क्या होगा? जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वो इससे बच जाएगा और उसको पनिशमेंट नहीं बढ़ेगा। तो विंडफील्ड ने कहा कि हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सभी नए नए अपराधों को, प्राचीन के साथ साथ सभी नए नए अपराध जो होने वाले हैं या होने की संभावना है या हो सकते हैं, सभी को शामिल करना चाहिए। पीजनहॉल की थ्योरी इसमें फॉरफिट नहीं बैठती है। अगर हमने पीजनहॉल की थ्योरी इसमें फॉरफिट कर दी तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत नुकसान होगा, उसको कंपनसेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नए नए जनरेशन्स, जिस तरह से नए नए अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के कारण नए नए अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नए नए समय के कारण नए नए अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन सबको हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में शामिल किया है। और शामिल करने के बाद हमने क्या किया है, इसको अच्छी तरह हमने यहाँ पर इसको समझाया है। तो विंडफील्ड जो था वो वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में उसने जो लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन दी वो एकदम सही है। क्या डेफिनेशन दी? टॉर्ट्स इज ए सिविल रॉन्ग, सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी से अपने कृत्य का पालन करना है और यदि उसके द्वारा किसी पर व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य भंग या कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था दी गई है। टॉर्ट अपने आप में संपूर्ण विधि है जो कर्तव्य भंग, न्यास भंग और संविदा भंग से सबसे परे है, यानी अपने आप में एक कंप्लीट लॉ है। अब यहाँ बात यह आती है कि विंडफील्ड जो है वो कहना क्या जा रहा है। तो विंडफील्ड नए परिप्रेक्ष्य में उसने जो भी बातें कही है वो एकदम उपयुक्त और सही है कि समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो कृत्य हैं वो भी बदल रहे हैं और उसके अनुसार ही जो कृत्य इलीगल है उसके लिए पनिशमेंट भी ऐसा होना चाहिए और सामने व्यक्ति को कंपनसेशन भी उतना ही मिलना चाहिए। तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बहुत अच्छी बात है। इसमें सामने वाले व्यक्ति को इतनी रेमेडी दे दी जाती है कि वह पुनः उसी अवस्था में आ जाए जिस अवस्था में यदि वो कृत्य नहीं होता तो वो होता। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सीधा सिंपल सा। क्षतियां कितने प्रकार की होती है? तो क्षतियां 4 प्रकार की होती है। शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति की क्षति और संपत्ति की क्षति।
यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति नहीं हुई बट उसको मेंटली शॉक लगा, जैसे ए बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उसने आज तक अपना बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसको कहा कि ए नाम का व्यक्ति चोर है। अब उसको उससे शारीरिक क्षति तो नहीं हुई बट उससे उसको मेंटली इतनी क्षति हुई कि वह सोच सोच के डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाकर उसने अपनी सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि आज तक वो ईमानदारी से कार्य करता हुआ रहा था और किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। अब सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो इसको कल यूं ही एक प्रिजम्पशंस किया कि यह एक चोर हो सकता है या चोर है, बट मैंने उसको भी शारीरिक क्षति तो पहुंचाई नहीं, और लोगों के हिसाब से तो जो किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाता है तभी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया कि क्षतियाँ सब तरह की हो सकती है, जो 4 तरह की मैंने आपको बताई, और किसी भी रूप में यदि आपने किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को पहुंचाई है और उससे सामने वाले व्यक्ति को यदि नुकसान हो रहा है तो आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्योंकि मानसिक क्षति भी एक प्रकार की क्षति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जो होता है वो शॉक हो जाता है, और नर्वस सिस्टम शॉक होने से उसको क्षति इस तरह की होती है कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्षतियाँ के अनुसार लॉ में प्रोविजंस किए गए हैं और लॉ में पनिशमेंट का सिस्टम किया गया है, ठीक है ना। तो विंडफील्ड ने नए समय के हिसाब से अपने विचार रखे और अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। तो ये था एक सिंपल सा डिफरेंस सामान्य और विंडफील्ड, जो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग विद्वानों ने और अलग अलग डेफिनेशन भी दी है कि किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए और किस तरह से हमें कार्य नहीं करना चाहिए, इलीगल एक्ट नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य इलीगल एक्ट में आते हैं और कौन कौन से कार्य इलीगल एक्ट में नहीं आते हैं, उसके बारे में अपराध विधि में और इंडियन पेनल कोड में विस्तृत रूप से समझाया गया है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर